24 की तैयारी, बैठकों का दौर जारी। बीजेपी का प्लान महासंपर्क अभियान। 24 का रन, किसका पूरा होगा प्रण? नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो लेकर के हाजिर हूं मैं आपके सामने, सीमा चौधरी, और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 24 का चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। एक तरफ देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वहीं दूसरी ओर देश की सबसे पुरानी पार्टी है। बीजेपी ने 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए पूरी जान लगा दी है, तो वहीं विपक्ष पार्टियां भी ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है। यानी कि संदेश साफ है कि 24 को जीतना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगा। अब ऐसे में सवाल यही कि 24 के इम्तिहान में कौन पास होता है, कौन फेल होता है, इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। बड़ी बहस में बड़े सवाल होंगे, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ एक दमदार और एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा। पॉलिटिक्स में एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर आपको दिल्ली की गद्दी पर बैठना है तो आपको उत्तर प्रदेश को अपना नाम करना होगा। चूंकि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 को सफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, धुआंधार बैठक कर रही है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी बैठक की। इसमें 24 और जनसंपर्क अभियान को लेकर के चर्चा की गई। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे, जिन्होंने जनसंपर्क अभियान के प्लान को सफल बनाने के लिए रूपरेखा भी अब तैयार कर ली है। अब ये रूपरेखा कितनी सटीक और सफल साबित होती है, इस बात का फैसला तो आगामी लोकसभा चुनावों में ही हो पाएगा। तो सवालों की बौछार करें उससे पहले आपको सुनाते हैं बीजेपी विधायक पंकज सिंह का क्या कुछ कहना है इस पर, तो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी विधायक पंकज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी, आज जो मीटिंग हो रही है, जनसंपर्क अभियान की डेट्स का भी एक्सटेंशन हुआ है, काफ़ी शिकायतें भी आई थी। आज क्या कुछ होगा, क्या कुछ नया रोड मैप तैयार हो सकता है? नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं। देखिए, कहीं पर किसी ने कुछ कह दिया, शिकायत है इसका नहीं। कई बार पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोगों की पहुंचने की एक कोशिश रहती है। अगर कहीं पर ये लगता है कि और भी इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा रीच हम लोगों की हो सके, तो पार्टी इस लिहाज से थोड़े दिन और उसको एक्सटेंड करती है। तो इसी लिहाज से इसको और एक्सटेंड किया गया है ताकि अभी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पार्टी के कार्यकर्ता जाएं। और ये कोई छोटा अभियान नहीं है कि उसमें किसी शहर में एक जगह इकट्ठे हुए और वहीं समाप्त हो गया। ये ऐसा अभियान है कि इसमें आप कोशिश ये होती है कि उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों तक हम लोग वहाँ पर पहुँचें। तो स्वाभाविक रूप से उसमें लगता है कि और ग्राउंड पर कार्यकर्ता पहुंचे, तो इसलिए उसको एक्सटेंड किया गया है और उसके अच्छा परिणाम भी आ रहा है। एक आखिरी सवाल ये जानना चाह रहे थे कि बीजेपी के नक्शे कदम पर भी अब समाजवादी पार्टी जो एक एंगल लेके आई थी सॉफ्ट हिंदुत्व का, वो कितना काम आ रहा है समाजवादी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की ही अब बीजेपी की पूरी तैयारी यहां पर देखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस अब कहां है, और सबसे अहम सवाल कि सपा इन दोनों के बीच में कहां स्टैंड करती है। लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां दमदार है। पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार 80 की 80 सीटों पर अपना नाम दर्ज करवाया जा सके, अपने पार्टी के उम्मीदवारों की जीत दर्ज करवाई जा सके, और इसकी कवायद में जुटती नजर आ रही है। भाजपा की बैठकों का दौर जो है वो साफ जाहिर कर देता है कि भाजपा इन चुनावों को लेकर के कितनी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। भाजपा की तैयारी कितनी दमदार है, वो इसी बात से आकलन लगाया जा सकता है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि उत्तर प्रदेश में हमेशा से ही भाजपा को देखिए सपा जो है वो टक्कर देती आ रही है। फिर चाहे यहाँ विधानसभा चुनावों की बात कर ली जाए या फिर बात यहाँ पर नगर निगम की चुनाव की कर ली जाए, यानी कि शहर की सरकार की कर ली जाए, या फिर अब बात लोकसभा चुनावों की कर ली जाए, सपा जोरदार टक्कर देती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने में जुटी हुई है। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि जो जमीन, जो सीटें वो बचा ना पाए, अब उन सीटों पर किस प्रकार से वापसी करें। और इन तमाम सवालों, इन तमाम चर्चा के साथ हमारे साथ दमदार पैनल, हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी प्रवक्ता हैं, विनय सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ, अनिल शर्मा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और पंकज रस्तोगी हमारे साथ
वरिष्ठ पत्रकार है। चर्चा की शुरुआत विनय जी आप ही से करना चाहेंगे। यहाँ पर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, दोनों धुआंधार तैयारी करते नजर आ रही है। ऐसे में सपा इस पूरे ग्राफ में कहां फिट बैठ रही है? विनय जी आप खुद को अनम्यूट करिए, आप शायद म्यूट हैं। है ठीक तो है। जी जी आवाज जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है, अपनी बात रखें। अगर आप सपा की बात करती है तो आपको सर्वप्रथम इसमें आपको उत्तर प्रदेश की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, 22% से सीधे जाकर के 36% पर हम विधानसभा के चुनाव में हमारा वोटा परसेंटेज है। 2019 की अगर आप बात करें, जब सब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, तो 37.36% करीब वोट पा करके भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ब्रॉड माइंडेड के साथ जो है सरकार बनाई थी। और 60% वोट कहीं न कहीं बिखरा हुआ था, जिसको इस बार जो है विपक्ष कहीं न कहीं मिल करके सजोने का प्रयास कर रहा है और चल भी रहा है। क्योंकि आज ये जो गठबंधन या जो भी चुनाव होने जा रहा है, आप इस चीज को समझ लीजिए, ये जनता चाहती है इसके लिए। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का मजाक उड़ाया, माहौल उड़ाया है, जिस तरीके से कहीं न कहीं दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के साथ जिस तरह से इनका सलूक रहा है, और यही नहीं हर वर्ग के साथ कहीं न कहीं उन्होंने नाइंसाफी करा है। और इस देश में तो हर सभी समाज के लोग रहते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान था उसके साथ इन्होंने छेड़छाड़ जिस तरह से करके नौकरियों में जिस तरह से आरक्षण को समाप्त करने का बराबर प्रयास कर रहे हैं, इस चीज को दलित और पिछड़ा समझ चुका है और वो तैयार है अब की बार। और समाजवादी पार्टी गांव गांव इन सब चीजों को लेकर के जा रही है और बताने का प्रयास कर रही है कि आपके जो अधिकार था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो दिया गया था, उस अधिकार को कहीं न कहीं छीनने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विनय जी, और विनय जी आप यहाँ जिक्र करते नजर आए हैं विपक्षियों के गठबंधन को लेकर के। पटना में अभी बैठक हुई, इस बैठक से हम सभी वाकिफ हैं, आप भी वाकिफ होंगे। बैठक को देख करके क्या लगता है कि ये गठबंधन हो भी पाएगा, क्योंकि कोई किसी से सहमत ही नजर नहीं आया इस बैठक में? देखिए, गठबंधन होगा और बड़ा सफल गठबंधन होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इससे पहले चुनाव में 29 पार्टियों से गठबंधन किया था भारतीय जनता पार्टी ने, जो पहला चुनाव 2019 के पहले जब लड़ी थी। उसके बाद भी 2019 में भी इन्होंने जो है 18-19 पार्टियों से गठबंधन किया था। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। और कहीं न कहीं जो विपक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी के इतर जो है, जो वोट 60% से ऊपर जो बिखरा हुआ है, उसको विपक्ष कहीं न कहीं सजोने का प्रयास करेगा। और अब की बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हम हटाने का काम करेंगे, क्योंकि यह देश की मांग है, देश की जनता की मांग है। जो देश का विकास कहीं न कहीं पिछड़ रहा है, उस चीज के लिए इस सरकार को हटाना है। उत्तर प्रदेश में जो विकास का विजन शुरू हुआ था, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं न कहीं छेड़छाड़ कर रही है। और इन सब चीजों, युवा आज बेरोजगार है, उनके पास नौकरियां नहीं है, या चाहे किसान हो उनके पास डीएपी खाद नहीं, सब चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना इस देश से बहुत जरूरी है। ठीक है विनय जी आपके पास आएंगे, अनिल शर्मा जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एसएन सिंह जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, उनसे जान लेते हैं कि यहाँ पर एसएन जी देखिए यहाँ पर साफ तौर पर विनय जी ने अपनी बात रखी, गठबंधन को सफल बनाने की बात भी की और कई सारे आरोप भी बीजेपी पर लगाए। बीजेपी बैठक करती नजर आ रही है, महाजनसंपर्क अभियान चलाने की बात कर रही है। क्या लगता है ये बैठकों का दौर कितना सफल साबित होगा, या कांग्रेस, सपा और बाकी विपक्षी दलों का गठबंधन आप पे भारी पड़ता नजर आएगा क्या? देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत सुंदर लाइन है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। हमारे ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं, प्रदेश की खुशहाली में लगे रहते हैं। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो आज एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश हो गया, एक ऐसा उत्तर प्रदेश
जो रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश हो गया, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश हो गया, सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी वाला उत्तर प्रदेश हो गया। मुझे लगता है जो विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया वो एक नजीर पेश किया, और इस नजीर के नाते उत्तर प्रदेश का 37 साल का इतिहास बदल जाता है। उसी की सरकार बन जाती है जिसकी सरकार रहती है, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं कि पूर्ववत की सरकारें संविधान को मानती नहीं थी, परिवार का पेट भरा जाता था, मऊ मुजफ्फरनगर की तरह दंगे होते थे, बुलंदशहर बदायूं के दुष्कर्म होते थे, कहीं पत्रकार की हत्या हो जाती थी, देवरिया जिला में मदनपुर थाना लूट लिया जाता था। बहुत सारे कार्य ऐसे होते थे जो जाति धर्म संप्रदाय देखकर होते थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत सुंदर नारा दिया, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास, और उस नारे पे आगे बढ़ते हुए उसने बिजली पानी सड़क सुरक्षा के मानकों को पूरा किया। मुझे लगता है कि जब ऐसे चीजों को आप पूरा करेंगे, सबके लिए कार्य करेंगे, तो कुछ ऐसी पार्टियां जो जाति की राजनीति करती हैं, जो धर्म बड़ वर्ग की राजनीति करती हैं, जनता ने उसको जवाब दिया और विकास के रथ के साथ हो। और यही आज है कि 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन उत्तर प्रदेश से मिला है। मुझे लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में जैसे जनता का आशीर्वाद मिला, उसी तरह से 2024 के चुनाव में मिलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जैसी सरीकी जो पार्टियां थी, जनता ने उनको 4-4 बार देखा है कि जब भी जनता उनकी सरकार बनाती है, प्रदेश में अराजकतावाद, 700 दंगे हो जाते हैं, अपराधियों का राज्य हो जाता है, हर जिले के एक अपराधी हो जाते हैं, प्रदेश को परिवार के लोग 4 भागों में बांट के बोरा झोरा लेकर लूटने का कार्य करते हैं। आज प्रदेश में खुशहाली है, कहीं पे खाद का कारखाना लग रहा है, 20 चीनी मिलों की क्षमताओं में वृद्धि की जा रही है। पहले चीनी मिलें बेच दी जाती थी, किसान सम्मान निधि है, गरीबों को आवास है, गरीबों को सड़क है, बिजली है, शौचालय है, किसान सम्मान निधि है। ऐसे कार्य जब करेंगे तो निश्चित तौर पे लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनाएंगे, और इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बनाने के लिए और जो अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा किए जन जन तक पहुंचाने के लिए। ठीक है एहसन साहब, ठीक है एहसन साहब, पूरे आपके पास वापस लौटेंगे। विनय जी जल्दी जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपने तो आरोप लगा दिया, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड कर दिया है पेश। क्या कहना चाहेंगे? जो काम आपकी सरकार में नहीं हुआ वो काम बीजेपी कर गई, ऐसा कहते नजर आए। खासतौर पर कानून व्यवस्था का जिक्र जरूर करिएगा, जल्दी अपनी बात। बिल्कुल देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की पाठशाला है, जहां पर केवल झूठ, छल और इस तरह की चीजें सिखाई जाती हैं कि जनता के बीच में जाकर के कैसे अपने झूठी बातों का वर्णन करेंगे, किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास करेंगे। यह जितनी बातें इन्होंने कहा ना, बिजली पर काम इस सरकार ने कोई किया, झूठ बोला है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर रेल मेट्रो पे किसी ने काम किया, समाजवादी पार्टी ने काम किया। अगर किसी ने उत्तम गुणवत्ता के साथ अगर हाईवे दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। अगर किसी ने विकास के लिए काम किया है तो समाजवादी पार्टी ने। हम बहुत सारे समय नहीं आपको गिना सकते, लेकिन इनके पास केवल एक झूठ है कि हमने 54 मेडिकल कॉलेज बना दिया। एक भी मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं बता सकते जहां पर पठन पाठन का कार्य आज सुचारू रूप से शुरू है। एक केवल झूठ का किला बना हुआ है, जहां पर ओपीडी अभी केवल चालू है गोरखपुर में, बाकी कुछ नहीं है। केवल ये लोग झूठ बोलते हैं। रही बात कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था का हाल आपने देखा ही है। न्याय कहीं न कहीं मेज के नीचे बेचारा करा रहा था, बचाओ बचाओ। इसको कहते हैं इनकी कानून व्यवस्था, जो सरेआम दिन दहाड़े जो है गोलियों से छलनी कर दिए जा रहे हैं लोग, इसको कहते हैं कानून व्यवस्था। जहां पर सीआरपीसी अनुच्छेद 21 की जो संविधान के अंदर निहित है, उसका पूरा घोर रूप से मजाक उड़ाया जा रहा है। इस कानून व्यवस्था को अगर ये कानून व्यवस्था कहते हैं तो कहीं न कहीं संविधान का अपमान है। लोकतंत्र का आपने देखा ही है, कमर में कट्टा लगा करके किस तरह से प्रत्याशियों को उठाया गया, किस तरह से महिलाओं की साड़ी को खींच करके ये भारतीय जनता पार्टी के। चलिए ठीक है विनय साहब आपके पास आएंगे, आपके पास लौटेंगे, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अनिल शर्मा जी, देखिए सपा पूरी तैयारी, पूरे जोश में नजर आ रही है। बीजेपी की तैयारी आप देख ही पा रहे होंगे कि बीजेपी कितनी तैयार नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस कहाँ, क्योंकि कांग्रेस जो है अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में किस तरीके से जद्दोजहद करती नजर आई। एहसन साहब आपके पास आएंगे, अभी अनिल शर्मा जी की बारी है। आप दोनों शांति बनाए रखिए।
इसीलिए बता रहा हूँ। और तकलीफ आपको बीच में बोला अनिल जी, नहीं। हाँ, यही अब उनकी वही तकलीफ स्थिति को हो रही है बताइए। कि यहाँ पर दो बिल्लियों की लड़ाई में तकलीफ को बताइए। फायदा किसी और ये का हो लोग भारत की जाएगा। राजनीति करना, अपराधियों को छोड़ देना, अति जीवन ठीक है एसएन साहब, विनय साहब, आप धैर्य बना करके रखें। महिलाओं के आबरू को लूटना, लड़के हैं गलतियों के नारे को बुलंद। भाजपा कब दूध की धुलिया साहब, कुछ नहीं हुआ। अरे भैया तकलीफ क्यों अरे, हो रहा है हमको? अरे, तो अगर आप लोग अब बोलने ही नहीं कांग्रेस दे को रहे बोलने दीजिए, विनय जी के कांग्रेस बीच में हमने बोला नहीं। इतना झूठ आपको बोले। बता चलिए रहे हैं। ठीक है, अतीत झूठ और के सच का साथियों फैसला को तो बता जनता रहे कर ही झूठ देगी बोलना। ना। कोरोना की वैक्सीन वैज्ञानिकों की बनाई हुई वैक्सीन को बोलते हैं। साधु एसएन साहब, विनय साहब, आप धैर्य बना करके रखें। एसएन जी, आप प्लीज कहीं भी पत्थर डिबेट की मर्यादा बना करके रखें, चर्चा की मर्यादा आप लोग बना करके रखें। विनय साहब, शांति व्यवस्था कायम रखें। मुझे मजबूरन म्यूट करवाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को आपके पास आएंगे तब अपनी बारी का इंतजार करें। अभी अनिल शर्मा जी की बारी। कांग्रेस को भी मौका दीजिए भाई कि वो भी अपनी बात रख सके। सपा बीजेपी लड़ती रहेगी तो कांग्रेस कैसे अपनी सीटों को बचा पाएगी? विनय जी को बताइए कि लड़ने के अलावा चलिए ठीक है, बता देंगे उन्हें हम बता देंगे। अभी अनिल जी को मौका समाज दीजिए। की लुटाई और लड़ाई दो ही कार्य है। सरकार रही समाज को अनिल जी, आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग तो मौका नहीं जलाने का देंगे। कार्य किए। ठीक है विनय जी शांति बना के रखें। एसएन जी शांति बना करके रखें, धैर्य रखें। आपको मौका मिलेगा सच्चाई और झूठ के बीच के फैसला करने का। बाकियों को भी मौका दें। एसएन साहब, बाकियों को भी मौका दें, शांति बना करके रखें। सरकार चलाने वाले लोग समाजवादी पार्टी को कौन अपनाएगा? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कभी कौन अपनाएगा? चलिए ठीक है, आप दोनों प्लीज अब शांति बना करके रखिए, क्योंकि इस प्रकार से चर्चा होगी। बाकियों को भी मौका दीजिए अपनी बात रखने का। आप शांति बना के रखिए, जब आपके पास आए आप अपनी बात रखिएगा। अनिल साहब, अपनी बात पूरी करें। सीमा जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय अपनी बखान कर रहे थे, इन्होंने जो इनकी सरकार ने हम आपकी बखान तो करेंगे नहीं, आपकी बखान तो राहुल गांधी करेंगे ना। सुनेंगे नहीं ना आप? नहीं मित्र, मैं तो सुन रहा हूँ। ये तो विनय जी को सिखाना चाहिए जो सहयोगी हैं आपके। कभी कांग्रेस के बड़े नेता होता है कि हमारी शर्तों पे आना पड़ेगा, ये तो सहयोगी को देना चाहिए। कोरोना की बात करते हैं, बताइए 40 लाख लोगों की मौत के बाद उनके परिवार को मुआवजा देने का काम करना था, आपने देने से मना कर दिया। क्या दिया उनको मुआवजा? पूरे देश में बंटवारे का आधार कौन है? कोर्ट के हत्या का आधार किसने कहा कि अधिकार होगा? अधिकार बचाने वाले लोग, हिंदुओं को आतंकवादी करने वाले लोग, सिखों की हत्या कराने वाले लोग अगर ज्ञान देने आएंगे, ऐसे भ्रष्टाचारी को ज्ञान करने आएंगे जिन्होंने देश में रसातल में भेज दिया था। किसानों पे किया, किसानों को एक पैसे भी दिए हो तो आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसानों को किसान सम्मान निधि दे रही है, गरीबों को आवास दे रही है, उसमें बिजली देने का कार्य कर रही है। आपने जितना एम्स बनाया उसमें दूना एम्स भारतीय जनता पार्टी ने बना के चुका दिया। आज और भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो मस्तकों का 5 करोड़ों की जी चलिए ठीक है, आप तीनों की बातें सुनी गई है। हालांकि एसएन साहब, आज आप ऐसा लग रहा है कि किसी को बोलने का मौका नहीं देंगे, सबसे पीछे बोलेंगे, सुनने की क्षमता नहीं रखेंगे आज आप। ठीक है, गलती हो जाती है। ठीक है एसएन साहब, समाजवादी पार्टी प्रजापति का ठीक है सर, शांति बना के रखें। देखिए एक करके बोलेंगे तभी बात समझ आ पाएगी। इस तरीके से तो आपकी बात जनता को समझ नहीं आनी। नहीं, इस तरीके से तो बात समझ नहीं आ पाएगी। आप लोग शांति बना के रखिए। एसएन साहब, लगातार देखिए बीजेपी पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है,
सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए। 20 करोड़ महंगाई भत्ता ठीक है, बांटने में, ठीक है, ठीक है। 15 करोड़ बांटने में लग जाता है, 7 चलिए लाख ठीक है लैपटॉप विनय साहब, आप तो रुक ही में लग जाइए। जाता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम राशन देते 80 करोड़ को। ठीक है, एसएन सावंत लगातार देखिए विपक्ष, आप ही लोग की सवाल के, आप ही लोग का जवाब जान लेते हैं, शांति बना के समाजवादी पार्टी रखिए। का नारा था, विनय, गरीबों की जमीन लूटना समाजवादी पार्टी का कार्य था। हम गरीबों को मकान बना के दे रहे हैं, जो गरीबों को जमीन को ठीक है। कब्जा किया था, इस पे गरीब देखिए क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, यहाँ पर हमें पंकज रस्तोगी जी से भी जानना है, पंकज रस्तोगी जी के पास भी जाना है, तो कृपया करके आप लोग शांति बना करके रखिए। वाले लोग तर्कहीन बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर इस तरीके से बात आप लोग करेंगे, तर्कहीन बातों का कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर शांति बना करके रखिए जरा आप लोग। चलिए हम पंकज रस्तोगी जी के पास आते हैं। पंकज रस्तोगी जी, जिस तरीके से पूरा समीकरण देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी तैयारी करती नजर आ रही है, कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि अपनी खोई हुई जमीन तलाशे, सपा गठबंधन पर उम्मीद करती नजर आ रही है। जैसा कि विनय जी ने कहा, आपको क्या लगता है, क्या कहां लेकर के जाएगी ये तमाम तैयारियां, भाजपा को आगे करेगी? समीकरण पर अगर हम गौर फरमाए तो क्या कहती है उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के तौर पर यह समीकरण? सवाल मुझसे? पंकज जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? पंकज रस्तोगी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? एकजुट हो रहा है, लेकिन विपक्ष का दूल्हा कौन होगा ये अभी डिसाइड नहीं है। विपक्ष एक राय नहीं कायम कर पाया। एक और भाजपा मीटिंग है इसी महीने में, और विपक्ष ये नहीं तय कर पा रहा है कि विपक्ष का प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट में भाजपा के जो नेतृत्व तय है उसके विरोध में नेता कौन होगा। और ये निश्चित मान के चलिए कि दूसरी बात यह है कि जिस तरह से अभी विपक्ष में बिखराव अभी से ही दिखाई देने लगा है, ये लोकसभा चुनाव आते आते एकजुट रहेगा, ये भी इस बात से भी संशय है। और दूसरी बात, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने देश में तमाम विकास के नए आयाम स्थापित किए, जनता भी उसको देख रही है। आज देश की इकोनॉमी का देखिए कि आज भारत जो है 5वें नंबर की इकोनॉमी बन चुका है। तो अब सवाल बात का है कि आप किस तरह से, राहुल गांधी अयोग्य घोषित हो गए हैं। राहुल गांधी को भी गुजरात हाईकोर्ट ने भी जो है उनको उनकी सजा बरकरार रखा और कहा कि आप 10 तरह के मामलों में कन्विक्टेड है। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं, तो ये अभी देखना होगा कि विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा। और दूसरी चीज, जो राज्यों के विधानसभा चुनाव के वोट प्रतिशत में और केंद्र के जो चुनाव होते हैं उसके वोट प्रतिशत में जनमानस अलग तरह की वोटिंग करता है, जैसा कि हमने 2014 के चुनाव में लोकसभा के और 2019 के चुनाव में स्पष्ट रूप से देखा है। जिन राज्यों में अगर क्या नाम बीजेपी को 40% वोट मिला, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो उसमें लोकसभा में बीजेपी को 61% तक वोट मिले, तो ये परिदृश्य बदल जाता है, ये भी आप मान के चलिए। और सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, बीजेपी का महासंपर्क अभियान चल रहा है, बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा समूह है जो हर जगह जगह जा रहा है। और दूसरी चीज, हर राज्यों में उसका एक जनाधार है, उसका अपना एक संगठन है। अन्य प्रदेशों में अगर आप बात करें तो अन्य जो पार्टियां हैं उनके पास उसमें ही आपस में ही एक मत नहीं है। आज देखिए बंगाल में चुनाव हुए, पंचायत चुनाव, चुनाव हुए, जनमानस ने उसको देखा, लोगों को वोट देने नहीं दिया गया। राहुल गांधी जी को आपकी पार्टी स्वीकार रही है। कल ही समाजवादी पार्टी का बयान आया कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बिहार के लोग कह रहे हुए कि बिहार में राहुल गांधी की पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भूल चुके हैं और अब ये भूल चुके हैं डिबेट की मर्यादा क्या होती है। लड़ेंगे। और भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी चलिए ठीक है, वक्त इजाजत देता था हमें। आप सभी का बहुत शुक्रिया, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए। विपक्ष अपनी बात को लेकर के हाजिर है, विपक्ष गठबंधन पर भरोसा जताते नजर आएंगे। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा किस प्रकार से तमाम विपक्षियों से लड़ पाती है, या फिर विपक्ष इस बार भाजपा पर भारी पड़ जाते हैं। पूरा समीकरण क्या कहता है ये भी देखने वाली अब बात होगी। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।